महक वापस लौटी। क्यों मनोज का गला दबाना चाहती थी। सुमी को रोज 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वह आज भी बस न लेकर दफ्तर के बाद अपने ही अंदाज में मजे मजे से चहलकदमी करते हुए तो कभी जरा सा तेज चलती हुई दफ्तर से लौट रही थी कि सामने से मनोज को देखकर एकदम चौंक पड़ी। सुमी सकपका कर पूछना चाहती थी, अरे तुम यहां इस कस्बे में कब वापस आए? पर यह सब सुमी के मन में ही कहीं रह गया। उससे पहले मनोज ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद ही छोड़ भी दिया। मनोज की छू न पाकर सुमी के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया हो। सुमी को लगा कि उसके दिल में जरा सी झंझनाहट हुई है, कोई गुदगुदी मची है। ऐसा लगा जैसे सुमी बिना कुछ बोले ही मनोज से कह उठी, और मनु कैसे हो? बोलो मनु, कितने सालों के बाद मिले हो मनोज भी। जैसे सुमी के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वो आंखों से बोला था, हां सुमी मेरी जान, बस अब जहां था जैसा था वहां से लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब सुमी भी मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगी। दिल ने दिल से हालचाल पूछ लिए थे। आज तो यह गुफ्तगू भी बस कमाल की हो रही थी, पर एक सच और भी था कि मनोज को देखने की खुशी सुमी के अंगंग में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। मनोज में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसके चुंबकीय असर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। सुमी को मनोज की यह आदत कॉलेज के जमाने से पता थी। हर कोई उसका दीवाना हुआ करता था। वह कुछ भी कहां भूली थी। अब सुमी भी मनोज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले होंगे कि एक ढाबे जैसी जगह पर मनोज रुका तो सुमी भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठ गए और मनोज ने 2 कॉफी लाना ऐसा कहकर सुमी से बातचीत शुरू कर दी। सुमी, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती ही हो मेरे बॉस की बरखा बेटी कैसे मुझे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में ऐसा फंसा कि अब 3 साल बाद यह मान लो कि वह जाल काटकर आ गया हूं। यह सुनकर तो सुमी मन ही मन हंस पड़ी थी कि मनोज और किसी जाल में फंसने वाला। वह उसकी नस नस से वाकिफ थी। इसी मनोज ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसकी झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था, वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना प्रपंच किया था इस भोले से मनोज ने। दोस्त की पत्नी बरखा बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे पर ऐश करना पसंद था। वह हर समय पति को मायके के ठाट बाट और महान पिता की बातें बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करती थी। मनोज का दोस्त 5 साल तक यह सहन करता रहा था, पर बरखा के इस जहर से उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उसने रो रो कर मनोज को आप बीती सुनाई कि वह अपने ही घर में हर रोज ताने सुनता है। बरखा को बात बात पर पिता का ओहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामों में ही सारा बहमांड नजर आता है। तब मनोज ने उसको एक तरकीब बताई थी और कहा था, यार तू इस जिंदगी को ऐश करके जीना सीख। पत्नी अगर रोज तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो ये ले मेरा आइडिया। फिर मनोज के दोस्त ने वही किया। बरखा को मनोज के बताए हुए एक शिक्षा संस्थान में नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वह अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसको यह प्रस्ताव भी दिया कि वह घर पर नौकर रख ले और बस आराम करे। दोस्त की मनमौजी पत्नी बरखा यही चाहती थी। वह मग्न होकर घर की चारदीवारी से बाहर क्या निकली कि उस मस्ती में डूबी गई। वह दुष्ट अपने पति को ताने देना ही भूल गई। अब मनोज की साजिश 1 महीने में ही काम कर गई। उस संस्थान का डायरेक्टर 1 नंबर का चालू था। बरखा जैसी को उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और मनोज की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता को वीडियो बनाकर भेज दिया। कहां तो दोस्त को पत्नी से 3 साल अपने अमीर पिता के किस्सों के ताने सुनने पड़े और कहां अब वह बदनामी नहीं करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए महीना ले रहा था। ऐसा था यह धमाली मनोज। सुमी मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होंठ काटने लगी। उस समय वह मनोज के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। ऐसा महातिकदमी मनोज किसी की चतुराई का शिकार बनेगा। सुमी मान नहीं पा रही थी, मगर मनोज कहता रहा, सुमी पता है मुंबई में ऐश की जिंदगी के नाम पर बॉस ने नई कंपनी में मुझे रखा जरूर, मगर वे बाप बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। सुमी ने तो खुद ही उस बॉस की यहां कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे दी थी। वह यूं भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी,
मगर मजबूर होकर सुनती रही। मनोज बोलता रहा, सुमी, जानती हो मुझसे शादी तो कर ली, पद भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली ही रहता था। पर्स बेचारा शर्माता रहता था। खाना पकाने, बर्तन मांजने वाले नौकरों के पास भी मुझसे ज्यादा रुपया होता था। मुझे न तो कोई हक मिला, न कोई इज्जत। मेरे नाम पर करोड़ों रुपया जमा कर दिया, एक कंपनी खोल दी, पर मैं ठन-ठन गोपाल। दिन में जरूर कोई ठोस सबूत लाकर देगी। बरखा ने 2 दिन बाद ही एक मोबाइल संदेश भेजा, जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। यह ऑडियो था। आवाज साफ साफ समझ में आ रही थी। मनोज अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसको पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे सुमी। यह सुनकर कांपने लगी। फिर भी सुमी दम साध कर सुन रही थी। वह छबीली लड़की कह रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगे? अरे बहुत आसान है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर। और डॉक्टर आपको यह सर्टिफिकेट क्यों देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की। सोचो है ना आसान उसको उल्लू बनाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना। कोई मुहिम तो है नहीं, बस जरा माहौल बनाना पड़ेगा। बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूंगा कि 2 से 4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है। वह बेचारी पागल खाने मत भेजो कहकर रोज गिड़गिड़ाकर दासी बनी रहेगी, और यहां तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर, इस प्रपंच के बगैर भी हम एक हो सकते हैं ना? हां बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए ना मेरी जान। उसके नाम पर मकान और दुकान है। यह मान लो कि 2 से 3 करोड़ का इंतजाम है। सुमी ने खुद ही बताया है कि शादी करते ही यह सब और कुछ गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो, यह इतनी आसानी से आज के जमाने में कहां मिल पाता है? ये देखो, उसकी 4 दिन पहले की तस्वीर, कितनी भद्दी। अब सुमी तो बूढ़ी हो रही है, उसको सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है। मैं ही तो हूं उसकी दौलत का सच्चा रखवाला और उसका भरोसेमंद हमदर्द। मैं नहीं करूंगा तो वह कहीं और जाएगी, किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूं जब वह 17 साल की थी। सोचो, किसी और को पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूं। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। सुमी को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमजोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। सुमी का मन हुआ कि वह मनोज का गला दबा दे, उसको पत्थर मारकर घायल कर दे। लेकिन कुछ पल बाद ही सुमी ने सोचा कि वह तो पहले से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया। कुछ देर में ही सुमी सामान्य हो गई। वह जानती थी कि उसको आगे क्या करना है। मनोज का नाम मिटाकर अपना हौसला समेटकर कि एक स्वाभिमानी जिद का भरपूर मजा उठाना है। रूपा पत्रिका लेकर बैठी ही थी कि तभी कालबेल की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने उसकी बचपन की सहेली शिखा खड़ी थी। शिखा उसकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सहेली थी। अब सुजीत के सबसे घनिष्ठ मित्र नवीन की पत्नी थी और एक टीवी चैनल में काम करती थी। रूपा के मन में कुछ देर पहले तक शांति थी, अब उसकी जगह खींच ने ले ली थी। फिर भी उसे दरवाजा खोल हंसकर स्वागत करना पड़ा। अरे तू कैसे याद आई? आ जल्दी से अंदर आ। शिखा ने अंदर आकर पैनी नजरों से पूरे ड्राइंग रूम को देखा। रूपा ने ड्राइंग रूम को ही नहीं, पूरे घर को सुंदर ढंग से सजा रखा था। खुद भी खूब सजी धजी थी। फिर शिखा सोफे पर बैठते हुए बोली, इधर एक काम से आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। कैसी है तू? मैं ठीक हूं। तू अपनी सुना? सामने स्टैंड पर रूपा के बेटे का फ्रेम में लगा फोटो रखा था। उसे देखते ही शिखा ने कहा, तेरा बेटा तो बड़ा हो गया, हां, मगर बहुत शैतान है, सारा दिन परेशान किए रहता है। शिखा ने देखा कि यह कहते हुए रूपा के उजले मुख पर गर्व छलक आया है। घर तो बहुत अच्छी तरह सजा रखा है, लगता है बहुत सुघड़ गृहिणी बन गई है। क्या करूं, काम कुछ है नहीं तो घर सजाना ही सही। अब तो बेटा बड़ा हो गया है, नौकरी कर सकती हो। मामूली ग्रेजुएशन डिग्री है मेरी, मुझे कौन नौकरी देगा? फिर सबसे बड़ी यह कि इनको मेरा नौकरी करना पसंद नहीं। तू सुजीत से डरती है, इसमें डरने की क्या बात है? पति पत्नी को एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। शिखा हंसी। अगर दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो तो
यह सुनकर रूपा झूंझला गई तो वह शिखा से बोली, अच्छा, तू ये बता कि छोटा नवीन कब ला रही है? शिखा ने कंधे झटकते हुए कहा, मैं तेरी तरह घर में आराम का जीवन नहीं काट रही। टीवी चैनल का काम आसान नहीं, भरपूर पैसा देते हैं तो दम भी निकाल लेते हैं। शिखा की यह बात रूपा को अच्छी नहीं लगी, फिर भी चुप रही, क्योंकि शिखा की बातों में ऐसी ही नीरसता होती थी। रूपा की शादी मात्र 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। लड़का उसके पापा का सबसे प्रिय स्टूडेंट था और उनके अधीन ही पीएचडी करते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव लग गया था। मोटी तनख्वाह के साथ साथ दूसरी पूरी सुविधाएं भी और देश विदेश के दौरे भी। लड़के के स्वभाव और परिवार की अच्छी तरह जांच करके ही पापा ने उसे अपनी इकलौती बेटी के लिए चुना था। हां, मां को थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन समझने पर वे मान गई थी। पापा मशहूर अर्थशास्त्री थे, देश विदेश में नाम था। रूपा अपने वैवाहिक जीवन से बेहद खुश थी, होती भी क्यों नहीं। इतना हैंडसम और संपन्न पति मिला था और विवाह के कुछ अरसा बाद ही उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा भी आ गया था। शादी को 8 वर्ष हो गए थे, कभी कोई शिकायत नहीं रही। वह भी तो बहुत सुंदर थी। उस पर कई सहपाठी मरते थे, पर उसका पहला प्यार पति सुजीत ही थे। बेटी को सुखी देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। बात बदलते हुए रूपा ने कहा, छोड़ इन बातों को, इतने दिनों बाद मिली है, चल सहेलियों की बातें करती है। शिखा थोड़ी सहज हुई, बोली, तू भी तो कभी मेरी खबर लेने नहीं आती। देख, झगड़े की बात नहीं, सच्चाई बता रही हूं। कितनी बार हम लोगों ने तुझे और नवीन भैया को बुलाया। भैया तो एक आध बार आए भी, पर तू नहीं। फिर तूने तो कभी हमें बुलाया ही नहीं। अच्छा, ये सब छोड़, बोल क्या लेगी, चाय या ठंडा? गरम सूप भी है। सूप ही ला। घर का बना सूप बहुत दिनों से नहीं पिया। थोड़ी ही देर में रूपा 2 कप गरम सूप ले आई, फिर एक शिखा को पकड़ा और दूसरा स्वयं पकड़कर शिखा के सामने बैठ गई। बोली, बता, कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? जब रूपा सूप लेने गई थी, तब शिखा ने घर के चारों ओर नजर डाली थी। वह समझ गई थी कि रूपा बहुत सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही है। उसका स्वभाव ईर्ष्यालु था ही। सहेली का सुख उसे अच्छा नहीं लगा। वह रूपा का दमकता नहीं, मलिन व दुखी चेहरा देखना चाहती थी। जीवन नहीं काट रही। टीवी चैनल का काम आसान नहीं, भरपूर पैसा देते हैं तो दम भी निकाल लेते हैं। शिखा की यह बात रूपा को अच्छी नहीं लगी, फिर भी चुप रही, क्योंकि शिखा की बातों में ऐसी ही नीरसता होती थी। रूपा की शादी मात्र 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। लड़का उसके पापा का सबसे प्रिय स्टूडेंट था और उनके अधीन ही पीएचडी करते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव लग गया था। मोटी तनख्वाह के साथ साथ दूसरी पूरी सुविधाएं भी और देश विदेश के दौरे भी। लड़के के स्वभाव और परिवार की अच्छी तरह जांच करके ही पापा ने उसे अपनी इकलौती बेटी के लिए चुना था। हां, मां को थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन समझने पर वे मान गई थी। पापा मशहूर अर्थशास्त्री थे, देश विदेश में नाम था। रूपा अपने वैवाहिक जीवन से बेहद खुश थी, होती भी क्यों नहीं। इतना हैंडसम और संपन्न पति मिला था और विवाह के कुछ अरसा बाद ही उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा भी आ गया था। शादी को 8 वर्ष हो गए थे, कभी कोई शिकायत नहीं रही। वह भी तो बहुत सुंदर थी। उस पर कई सहपाठी मरते थे, पर उसका पहला प्यार पति सुजीत ही थे। बेटी को सुखी देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। बात बदलते हुए रूपा ने कहा, छोड़ इन बातों को, इतने दिनों बाद मिली है, चल सहेलियों की बातें करती है। शिखा थोड़ी सहज हुई, बोली, तू भी तो कभी मेरी खबर लेने नहीं आती। देख, झगड़े की बात नहीं, सच्चाई बता रही हूं। कितनी बार हम लोगों ने तुझे और नवीन भैया को बुलाया। भैया तो एक आध बार आए भी, पर तू नहीं। फिर तूने तो कभी हमें बुलाया ही नहीं। अच्छा, ये सब छोड़, बोल क्या लेगी, चाय या ठंडा? गरम सूप भी है। सूप ही ला। घर का बना सूप बहुत दिनों से नहीं पिया। थोड़ी ही देर में रूपा 2 कप गरम सूप ले आई, फिर एक शिखा को पकड़ा और दूसरा स्वयं पकड़कर शिखा के सामने बैठ गई। बोली, बता, कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? जब रूपा सूप लेने गई थी, तब शिखा ने घर के चारों ओर नजर डाली थी। वह समझ गई थी कि रूपा बहुत सुखी और संतुष्ट जीवन जी रही है।
उसका स्वभाव ईर्ष्यालु था ही। अत सहेली का सुख उसे अच्छा नहीं लगा। वह रूपा का दमकता नहीं, मलिन व दुखी चेहरा देखना चाहती थी। शिखा यह भी समझ गई थी कि उसके सुख की जड़ बहुत मजबूत है, सहज उखाड़ना संभव नहीं। आज तक वह उसे हर बात में पछाड़ती आई है। पढ़ाई, लेखन प्रतियोगिता, खेल, अभिनय, नृत्य व संगीत, सब में वह आगे रहती आई है। रूपा है तो साधारण स्तर की लड़की पर कॉलेज का श्रेष्ठ हीरा लड़का उसके आंचल में आ गया था। फिर समय पर वह मां भी बन गई। पति प्रेम, संतान स्नेह से भरी है वह। ऊपर से माता पिता का भरपूर प्यार, संरक्षण भी है उसके पास। संपन्नता अलग से यह सब सोच शिखा बेचैन हो उठी कि जीवन की हर बाजी उससे जीतकर यह अंतिम बाजी उससे हार जाएगी। पर करे भी तो क्या? कैसे उसकी जीत को हार में बदले? कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर क्या करे? सोचना होगा। हां, कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। रूपा में बुद्धि कम है, उसे बहकाना आसान है, तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जरूर कुछ सोचेगी। वह मां से फोन पर बातें करते हुए रूपा ने शिखा के अचानक आने की बात कही तो वे शंकित हो उठी। बहुत दिनों से उसे देखा नहीं। अचानक तेरे घर कैसे आ गई? रूपा बेटे को दूध पिलाते हुए सहज भाव से बोली। नवीन भैया तो आते रहते हैं, वही नहीं आती थी। उनसे दूर की रिश्तेदारी भी है, सुजीत के भाई लगते हैं और दोस्त तो हैं ही। पर आज बता रही थी कि पास ही चैनल के किसी काम से आई थी, तो मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं। मुझे तो लगता है तेरा घर देखने आई थी। मां रूपा की बात बीच ही में काटते हुए बोली। यह सुन रूपा अवाक रह गई। बोली, मेरे घर में ऐसा क्या है जो देखने आएगी, जो उसके घर में नहीं है? देख रूपा, वह बहुत धूर्त, ईर्ष्यालु है। बिना स्वार्थ के वह एक कदम भी नहीं उठाती। तू उसे ज्यादा गले मत लगाना। मां, वह आती ही कहां है? वर्षों बाद तो मिली है, यही तो चिंता है। वर्षों बाद अचानक तेरे घर क्यों आई? रूपा हंसी। ओ मां, तुम भी कुछ कम शंकालु नहीं हो। अरे, बचपन की सहेली से मिलने को मन किया होगा। क्या बिगाड़ेगी मेरा? मैं यह नहीं जानती कि वह क्या करेगी, पर वह कुछ भी कर सकती है। मुझे लग रहा है वह फिर आएगी। ज्यादा घुलना नहीं, जल्दी विदा कर देना। बातें भी सावधानी से करना। अब रूपा भी घबराई। ठीक है मां। मां की आशंका सच हुई। एक दिन फिर आ धमकी शिखा। रूपा थोड़ी शंकित तो हुई, पर उसका आना बुरा नहीं लगा। अच्छा लगने का कारण यह था कि सुजीत ऑफिस के काम से भुवनेश्वर गए थे और बेटा स्कूल। बहुत अकेलापन लग रहा था। उसने शिखा का स्वागत किया। आज वह कुछ शांत सी लगी। इधर उधर की बातों के बाद अचानक बोली, तेरे पास तो बहुत सारा खाली समय होता है, क्या करती है तब? रूपा हंसी। तुझे लगता है खाली समय होता है, पर होता है नहीं। बाप बेटे दोनों की फरमाइशों के मारे मेरी नाक में दम रहता है। जब सुजीत बाहर रहता है तब थोड़ा समय मिलता है। जैसे आज वे भुवनेश्वर गए हैं तो काम नहीं है, उस समय मैं किताबें पढ़ती हूं। तुझे तो पता है मुझे पढ़ने का कितना शौक है। पढ़ तो रात में भी सकती है। रूपा सतर्क हुई। क्यों पूछ रही है? देख रूपा, तू इतनी सुंदर है कि 20-22 से ज्यादा की नहीं लगती। अभिनय, डांस भी आता है। हमारे चैनल में अपने सीरियल बनते हैं। एक नया सीरियल बनना है जिसके लिए नायिका की खोज चल रही है। सुंदर भोली सी कॉलेज स्टूडेंट का रोल है। तुझे तो दौड़कर ले लेंगे। कहे तो बात करूं? रूपा हंसने लगी। तू पागल तो नहीं हो गई है? क्यों, इसमें पागल होने की क्या बात है? कॉलेज स्कूल की बात और है, सीरियल की बात और। ना बाबा ना, मुझे घर से ही फुर्सत नहीं। फिर मैं टीवी पर काम करूं, ये कोई पसंद नहीं करेगा। अरे, पैसों की बरसात होगी। तू क्या सुजीत से डरती है? उनकी छोड़, उनसे पहले माम पापा ही डांटेंगे। फिर अब तो बेटा भी बोलने लग गया है। मुझे पैसों का लालच नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। सुजीत है, पापा है। शिखा समझ गई कि रास्ता बदलना पड़ेगा। फिर सामान्य बातें करते करते अचानक बोली, तू सुजीत पर बहुत भरोसा करती है ना? यह सुन रूपा अवाक रह गई। बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है, वे मेरे पति हैं। मेरा उन पर भरोसा नहीं होगा तो किस पर करूंगी? तुझे पूरा भरोसा है कि भुवनेश्वर ही गए हैं काम से। अरे, मैंने खुद उनका टूर प्रोग्राम देखा है।
मैं उस होटल को भी जानती है जिसमें वे ठहरते हैं। मैं भी तो कितनी बार साथ में गई हूं। इस बार भी जा रही थी, पर बेटे की परीक्षा में हफ्ता भर है, इसलिए नहीं जा पाई। फिर वे अकेले नहीं गए हैं, साथ में पीए और क्लर्क राम बाबू भी है। दिन में 2 से 3 बार फोन भी करते हैं। तू सच में जरूरत से ज्यादा मूर्ख है। तू मर्दों की जात को नहीं पहचानती। बाहरी जीवन में वे क्या करते हैं कोई नहीं जानता। रूपा अंदर ही अंदर कांप गई। शिखा की उपस्थिति उसे अखरने लगी थी। मम्मा की बातें बार बार याद आने लगीं, पर घर से धक्के मार उसे निकाल तो नहीं सकती थी। उसने सोचा कि इस समय खुद पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। शिखा की नीयत पर उसे भरोसा नहीं था। मैं घर और बच्चे को छोड़कर सुजीत के पीछे ही पड़ी रहूं तो हो गया काम। फिर उन पर मुझे पूरा विश्वास है। दिन में कई बार फोन करते हैं। उनके साथ जो गए हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह जानती हूं। बाप रे, तू तो सीता को भी मात देती लगती है। इस बार शिखा हंस हंसते लोटपोट हो गई। फोन वे करते हैं। तुझे क्या पता कि भुवनेश्वर से कर रहे हैं या मनाली की खूबसूरत वादियों में किसी और लड़की के साथ घूमने हिल गई रूपा। ये क्या बक रही है? मेरे पति ऐसे नहीं हैं। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। नवीन भैया भी ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूं कैसे परखेगी। जब वे टूर से लौटें तो उनके कपड़े चेक करना, किसी महिला के केश, मेकअप के कोई दाग, फीमेल इत्र की गंध है या नहीं। 2-4 बार अचानक ऑफिस पहुंच जा। छे, कितनी गंदगी है तेरी सोच। मुझे अब नवीन भैया पर तरस आ रहा है। अपना घर, नवीन भैया का जीवन बिगाड़ चैन नहीं। अब मेरा घर बर्बाद करने आई है। तू जा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैं सोऊंगी, शिखा का काम हो गया था। अथवा हंसकर खड़ी हो गई, बोली, जी भरकर सो ले, मैं जा रही हूं। शिखा तो हंसती हुई चली गई, पर रूपा खूब रोई। जब बेटा स्कूल से आया तो उसे लेकर सीधे मां के पास चली गई। मां ने उसे आते देख समझ गई कि जरूर कोई बात है, पर उस समय कोई बात नहीं की। बेटे, और उसे खाना खाने बैठाया। फिर बेटे को सुलाने के बाद वे बेटी के पास बैठी। अब बोल, क्या बात है रूपा? चुप रही। क्या आज भी शिखा आई थी? उसने हां में सिर हिलाया। मैंने तुझे पहले ही सावधान किया था। वह अच्छी लड़की नहीं है। वह जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। हां, उसकी मां सौतेली है, ये ठीक है, पर वे उसकी सगी मां से भी अच्छी है। जब तक वहां रही, एक दिन उसे चैन से नहीं रहने दिया। बाप से झूठी शिकायतें कर घर को तोड़ने की कोशिश करती रही, पर उसके पापा समझदार थे। बेटी की आदत को जानते थे और अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। इसलिए शिखा अपने मकसद में कामयाब न हुई। अब जब से शादी हुई है तो बेचारे नवीन के जीवन को नरक बना रखा है। उससे भी मन नहीं भरा तो अब तेरे घर को बर्बाद करने चली है। तू क्यों बैठाती है उसे? अब घर आए को कैसे भगाऊं? एक कप चाय पिलाकर विदा कर दिया कर। बैठाकर बात मत किया कर। आज क्या ऐसा कहा जो तू इतनी परेशान है? रूपा ने पूरी बात बताई तो वे शंकित हुई और गुस्सा भी आया। वे अपनी बेटी को जानती थी कि उसे चालाकी नहीं आती है। उसके घर को तोड़ना बहुत आसान है। फिर बोली, क्या तू यही मानती है कि सुजीत भुवनेश्वर नहीं गया है? नहीं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। राम बाबू भी तो साथ है। यह तो शिखा कह रही थी। फिर भी तू विचलित है, क्योंकि संदेह का कांटा वह तेरे मन में गहरे उतार गई है। देख, संदेह एक बीमारी है। अंतर इतना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बीमारियों की दवा है, उनका इलाज किया जा सकता है, पर संदेह का नहीं। शिखा ने यह बीमारी तुझे लगाई है। अब अगर तू जो से सुजीत को लगे और वह तुझे पर शक करने लगे, तब क्या करेगी? कांप गई रूपा। मुझे पर क्यों नहीं? उसके पीछे तू क्या करती है उसे क्या पता। हफ्ता हफ्ता बाहर रहता है, तब तू एकदम आजाद होती है। जब तू उस पर शक करेगी तो वह भला क्यों नहीं कर सकता? रूपा को काटो तो खून नहीं। देख, पागल मत बन। दूसरे की नहीं, अपने मन की आवाज सुनकर चल। तू उस जैसी नहीं है। तेरे साथ तेरा बच्चा है। तू साधारण स्तर की पढ़ी लिखी है। बाहरी समाज का तुझे कोई अंदाजा नहीं है। अगर वह खाई खेली लड़की नवीन से तलाक भी ले ले तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर तू क्या करेगी? हम हैं, ठीक है, पर पापा को जानती है ना कितने न्यायप्रिय है। तू गलत हुई तो यहां से तुझे तिनके का सहारा भी नहीं मिलने वाला।
मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मां की बात सुनकर स्तब्ध रह गई रूपा कि मां ने जो कहा स्पष्ट कहा, उचित बात कही। उसके मन में शिखा कांटा बोना चाहे और वह बोने दे तो अपना ही सर्वनाश करेगी मां ने। नवीन से भी इस विषय पर बात की, यह सोचकर कि भले ही बेटी को समझाया हो उन्होंने, पर उसके मन का कांटा जड़ से अभी नहीं उखड़ा होगा। नवीन ने उस दिन अचानक फोन करके रूपा से कहा, रूपा, बहुत दिन से तुमने कुछ खिलाया नहीं, आज रात डिनर करने आऊंगा। रूपा खुश हुई। ठीक है भैया, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी शाम को। नवीन सुजीत के साथ ही आया। रूपा ने चाय के साथ पकौड़े बनाए। नवीन ने चाय पीते हुए पूछा, रात को क्या खिला रही हो? आपकी पसंद के हिसाब से पालक पनीर, सूखी गोभी, बूंदी का रायता और लच्छा परांठे। और कुछ चाहे तो? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया मेनू है, तुम बैठो। हां सुजीत, तू एक काम कर, रबड़ी ले आ। सुजीत रबड़ी लेने चला गया तो नवीन ने कहा, रूपा, आराम से बैठकर बताओ पूरी बात क्या है। रूपा, चौकी क्या भैया? सुजीत को लग रहा है तुम पहले जैसी सहज नहीं हो। उसे तुम्हारे व्यवहार से कोई शिकायत नहीं है, पर उसे लगता है तुम पहले जैसी खुश नहीं हो। लगता है कुछ है तुम्हारे मन में। रूपा चुप रही। रूपा, तुम चुप रहोगी रही तो तुम्हारी समस्या बढ़ती ही जाएगी। बात क्या है? क्या सुजीत के किसी व्यवहार ने तुम्हें आहत किया है? नहीं, वे तो कभी तीखी बात करते ही नहीं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत सहज होते हुए भी बहुत नाजुक होता है। इसमें कभी कभी बुद्धि को नजरअंदाज करके मन की बात काम करने लगती है। तुम्हारे मन में कौन सा कांटा चुभा है, मुझे बताओ। रूपा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है रूपा, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के प्रति विश्वास पर टिका होता है। मुझे लगता है सुजीत के प्रति तुम्हारे विश्वास की नींव को धक्का लगा है। पर क्यों? सुजीत ने कुछ कहा है क्या? शिखा ने जो संदेह का कांटा उसके मन में डाला था, उसकी चुभन की अवहेलना नहीं कर पा रही थी वह। इसी उलझन में उसकी मानसिक शांति भंग हो गई थी। अब वह पहले जैसी खिली खिली नहीं रहती थी और सुजीत से भी अंतरंग नहीं हो पा रही थी। उसकी मानसिक उधेड़बुन उसके चेहरे पर मलिनता लाई ही व्यवहार में भी फर्क आ गया था। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। नहीं रूपा, तुम्हारे मन की उथल पुथल तुम्हारे मुख पर अपनी छाप डाल रही है। ज्यादा परेशान हो तो तलाक ले लो। सुजीत, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रूपा चौंकी, उसकी आंखें फैल गई। तलाक? क्यों नहीं? तुम सुजीत के साथ खुश, मैं समझ रही हूं, पर अपने मन से कांटा नहीं निकाल पा रही हो ना? यह कांटा शिखा ने बोया है। वो फिर चौंकी। नवीन को उसने असहाय नजरों से देखा। रूपा, कोई कोई मुर्गी अंडा देने योग्य नहीं होती और वह दूसरी मुर्गी का अंडा देना भी सहन नहीं कर पाती। कुछ औरतें भी ऐसी ही होती है जो न तो अपने घर को बसा पाती है और न ही दूसरे के बसे घरों को सहन कर पाती है। उन्हें उन घरों को तोड़ने में ही सुख मिलता है। शिखा उनमें से एक है और तुम उसकी शिकार हो। उसने चंद्रा का घर भी तोड़ने के कगार पर ला खड़ा किया था। मुश्किल से संभाला था उसे। अब उसके लिए वहां के दरवाजे बंद है तो तुम्हारे घर में घुस गई। तुम ही बताओ, पहले कभी आती थी, अब बार बार क्यों आ रही है? सिहर उठी रूपा। ये क्या भयानक भूल आ गई है उससे? अपने सुखी जीवन में अपने हाथों ही आग लगाने चली थी। सुजीत जैसे पति पर संदेह, वह भी कब तक सहेंगे? उसे पापा मां तो उसे एकदम सहारा नहीं देंगे। फिर बोली, भैया, शिखा तो बीमार है, हां मानसिक रोगी तो है ही, पर तुम अपने को और अपने घर को बचाना चाहती हो तो अभी भी समय है, संभल जाओ। सुजीत को अपने से उकताने पर मजबूर मत करो। जितना नुकसान हुआ है जल्दी उसकी भरपाई कर लो। वह मैं कर लूंगी, पर आप, मेरा तो दाम्पत्य जीवन कुछ है ही नहीं। घर भी नौकर के भरोसे चलता है और चलता रहेगा। भैया, मैं कुछ करूं? नवीन हंसा। क्या करोगी? पहले अपना घर ठीक करो। कर लूंगी, पर आपके लिए भी सोचती हूं। लो। सुजीत रबड़ी ले आया। नवीन बोला। शांति, प्यार, लगाव जो रूपा के हाथ से निकल रहे थे, अब उसने फिर उन्हें कसकर पकड़ लिया। मन ही मन शपथ ली कि अब सुजीत पर कोई संदेह नहीं करेगी। फिर सबसे पहला काम उसने जो किया वह था सुजीत को सब खुलकर बताना। वह समझ गई थी कि लुका छिपी करने से लाभ नहीं। जिस बात को छिपाया जाता है वह मन में कांटा बनकर चुभती है, और कोई भी बात हो
एक न एक दिन खुलेगी ही। तब संबंधों में फिर से दरार पड़ेगी। इसलिए अपने मन में जन्मे विकार तक को साफ साफ बता दिया। सारी बात ध्यान से सुनकर सुजीत हंसा। मुझे पता था कि बेमौसम के बादल आकाश में ज्यादा देर नहीं टिकते, हवा का झोंका आते ही उड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे बदले व्यवहार से मैं आहत तो हुआ पर विचलित नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी भूल पर जरूर पछतावा होगा और तब सब ठीक हो जाएगा। हमारा तो सब ठीक हो गया, पर नवीन भैया, उनका क्या होगा? शिखा के स्वभाव में परिवर्तन लाना नामुमकिन है। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। नवीन भैया कितने अच्छे हैं। बिगड़े संबंध को ठीक करने के लिए दोनों के स्वभाव में नमनीयता होनी चाहिए, जो शिखा में एकदम नहीं है। फिर भी हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। रूपा ने कहा तो सुजीत चुप रहे। फिर 3-4 दिन बाद रूपा ने दोनों को डिनर पर बुलाया। दोनों ही आए, पर अलग अलग। रूपा फूक फूक कर कदम रख रही थी। शिखा को बोलने का मौका न देकर स्वयं ही हंसे बोले जा रही थी। जरा सी भी बात बिगड़ती देखती तो अपने बेटे को आगे कर देती। उसकी मासूम बातें सबको मोह लेती। पूरा वातावरण खुशनुमा रहा। वैसे भी रूपा की आंखों से सुख प्यार झलक रहा था। शिखा के मन में क्या चल रहा है पता नहीं, पर वह सामान्य थी। 2 से 4 बार मामूली मजाक भी किया। खाने के बाद सब गर्म कॉफी के कप लेकर ड्राइंग रूम में जा बैठे। बेटा सो चुका था। बात सुजीत ने ही शुरू की। यार, काम, दफ्तर और घर, इससे तो जीवन ही नीरस बन गया है। कुछ करना चाहिए। नवीन ने पूछा। क्या करेगा? चल कहीं घूम आए। हनीमून में बस शिमला गए थे, फिर कहीं निकले ही नहीं। हम भी शिमला ही गए थे, पर कहां चले? रूपा ने कहा कि हम शिखा पर छोड़ते हैं। बोल, कहां चलेगी? शिखा ने कॉफी का प्याला रखते हुए कहा, शिमला तो हो ही आए हैं, गोवा चलते हैं। रूपा उछल पड़ी। अरे वाह, देखा मेरी सहेली की पसंद। हम तो सोचते ही रह जाते। वहां जाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि टिकट ठहरने की जगह बुक करानी पड़ेगी। इस समय सीजन है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, और वह भी 2 परिवारों का एक साथ। नवीन बोला। सुजीत ने समर्थन किया। यह बात एकदम ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं। मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस है, ज्यादा दूर नहीं, यहां से 20 किलोमीटर है। वहां आम का बाग, सब्जी की खेती, मुर्गी और मछली पालन का काम होता है। बहुत सुंदर घर भी बना है और एकदम यमुना नदी के किनारे है। ऐसा करते हैं, वहां पूरा दिन पिकनिक मनाते हैं। सुबह जल्दी निकलकर शाम देर रात लौट आएंगे। रूपा उत्साहित हो उठी। ठीक है, मैं ढेर सारा खाने पीने का सामान तैयार कर लेती हूं। कुछ नहीं करना, वहां का केयर टेकर बढ़िया कुक है। शनिवार सुबह ही वे निकल पड़े। आगे पीछे 2 कारें फार्म हाउस के गेट पर रुकी। चारों ओर हरियाली के बीच एक सुंदर कॉटेज थी। पीछे यमुना नदी बह रही थी। बेटा तो गाड़ी से उतरते ही पके लाल टमाटर तोड़ने दौड़ा। थोड़ी ही देर में गरम चाय आ गई। सुबह की कुनकुनी धूप सेकते सब चाय पीने लगे। बेटे के लिए गरम दूध आ गया था। रूपा ने कहा, भैया, इतने दिनों तक हमें इतनी सुंदर जगह से वंचित रखा। यह तो अन्याय है नवीन हंसा। मैंने सोचा था ये सब फूल पौधे, नदी, हरियाली, कुनकुनी धूप हम मोटे दिमाग वालों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए नहीं। ऐसे खुले वातावरण में सबके साथ आकर शिखा भी खुश हो गई थी। उसके मन की खुंदक समाप्त हो गई थी। अतः वह हंसकर बोली, तू समझी कुछ? यह व्यंग्य मेरे लिए है। सुजीत बोला, तेरा दिमाग भी तो मोटा है। तू कितना आता है यहां? जब भी मौका मिलता है यहां चला आता हूं। ध्यान से देखेगा तो मेरे लैंडस्केपों में तुझे यहां की झलक जरूर दिखेगी। देखना, यहां काम करने वाले सब मुझे जानते हैं। शिखा चौकी, तो क्या कभी कभी जो देर रात लौटते हो तो क्या यहां आते हो? हां, यहां आकर फिर दिल्ली के हंगामे में लौटने को मन नहीं करता। बड़ी शांति है यहां। तो तेरी कविताएं भी क्या यहीं की उपज है? सब नहीं, अधिकतर। शिखा की आंखें फैल गई। क्या तुम कविताएं भी लिखते हो? मुझे तो पता ही नहीं था।